अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर की सेकंड चैप्टर से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक का मोटिव क्या है, हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज़ को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को डिटेल से डिस्कस किया था, स्केलर्स को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग वेक्टर्स को सॉल्व करने लगे, वेक्टर्स को कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। तो आप लोग याद रखेंगे वेक्टर्स को हम एडिशन के प्रोसेस से भी गुजार सकते हैं, वेक्टर्स को हम मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस से भी गुजार सकते हैं, और भी 2-3 प्रोसेसेस हैं आपकी बुक ने मेंशन किए हुए हैं चैप्टर में। तो अगर हम वेक्टर्स की एडिशन करना चाहें यानी वेक्टर्स को जमा करना चाहें, हम 2 वेक्टर्स हों या एक सिंगल वेक्टर हो, सॉल्व करना चाहें एडिशन की फॉर्म में, तो हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहें तो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में वेक्टर्स भी हमारे सामने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये भी आपकी बुक वाले ने मेंशन किया हुआ है। तो आज का हमारा काम जो है वो कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर्स को सॉल्व करना है, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है। तो ये हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि रेजोल्यूशंस क्या है, उसके बाद आप लोगों को ये भी पता हो कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले इन 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन क्या होती है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम रेजोल्यूशंस के बारे में डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, और उसके बाद जो है कंपोनेंट्स के बारे में। अभी मैंने जैसे रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताया कि ये कैसा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच सॉल्विंग अ वेक्टर, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर्स को सॉल्व करें इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसी के कंपोनेंट्स की शक्ल में उसको हम सॉल्व करें, की मदद से सॉल्व करें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशंस कहते हैं इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट, जुज। अब यहाँ पे एक वेक्टर्स या और भी बहुत सारी हम फॉर्म्स डिस्कस कर सकते हैं जिनमें हम कंपोनेंट्स को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है, वो एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जिसके अंदर इफेक्टिव वैल्यूज होती हैं उस ओरिजिनल वेक्टर की। अगर हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर्स और वेक्टर्स में दोनों में हम जो है कंपोनेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। आपने यही माइंड में रखना है कि उसके अंदर इफेक्टिव वैल्यू होती है जो भी हमारे पास सोर्स है उसकी। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स की डेफिनेशन, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ गिवन वेक्टर, किसी भी दी गई वेक्टर्स की इफेक्टिव वैल्यू होगी उसमें। तो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर्स मूव करते हैं, वेक्टर्स जो है वो डायरेक्शंस को साथ में सॉल्व आउट करते हैं और हमें बताते हैं। अगर हमारे पास 2 चीज़ें हों, 2 क्वांटिटीज़ हों, स्केलर्स क्वांटिटीज़ भी हों और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हों, दोनों में कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो अगर स्केलर्स की बात करें तो स्केलर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का जिक्र किया जाता है, वैल्यू होती है, और डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया जाता। तो फिर हम इसमें किस तरह से कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने एक अदद लिखा है 5। अगर इस अदद को देखें तो इसके कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, देखें अगर मैं इसको इस तरह से करूं, 1 अदद को ऐड करूं 4 के साथ, तो देखो 4 भी 5 में मौजूद है और 1 भी 5 में मौजूद है, मतलब ये दोनों इफेक्टिव वैल्यूज रखते हैं इसकी। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये कंपोनेंट मिलेगा ओरिजिनल। यानी इसके कंपोनेंट्स को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमने सारी आज एडिशन पढ़नी है। तो ऐड करने से जो हमें वैल्यू मिले वो ओरिजिनल जो पहले से हमारे पास मौजूद है वैल्यू वही मिले, तो ये होती है कंपोनेंट्स। अब हम और भी बना सकते हैं इसके कंपोनेंट्स, जैसे अगर हम 2 को ऐड करें 3 के साथ, इसी तरह जैसे हम 3 को ऐड करें 2 के साथ, या हम 1 को ऐड करें 4 के साथ। बट आपने इस तरह नहीं लिखना, हम एक दफ़ा ये कर चुके हैं 1 को ऐड 4 के साथ, तो ये कंपोनेंट इसका नहीं बनेगा। देखो इसके 3 कंपोनेंट्स बने, इसमें आदत बढ़ रहा है एक साइड पे आदत कम हो रहा है, ये 3 कंपोनेंट्स बने। बट यहाँ पे इसके 3 कंपोनेंट्स नहीं बनते, और भी इसके कंपोनेंट्स बनते हैं बेशुमार, इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। वो किस तरह से, देखें अगर मैं क्या करूं, 3.5 को ऐड करो 0.5 से, मतलब इसी तरह अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में एडिशन शुरू कर दें तो पता नहीं कितने कंपोनेंट्स बनेंगे 5 के। तो इसी तरह एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया MCQs फॉर्म में, तो वो जरा देखें, कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर्स के हो सकते हैं या स्केलर्स के हो सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है बच्चे, यहाँ पे
गलती करते हैं, गलत आंसर लगा देते हैं। तो इसके 3 ऑप्शन तो हैं 1 2 3 और लास्ट ऑप्शन है इन्फिनाइट। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा किसी भी अगर वेक्टर्स की बात करें या स्केलर्स की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स की मैक्सिमम तादाद पूछी जाए तो आपने इन्फिनाइट को टिक करना है। इसके बहुत सारे बेशुमार जो है कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अभी हम वेक्टर्स के केस में भी देखते हैं किस तरह से इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मैं इन्फिनाइट के ऊपर टिक कर रहा हूँ। एक हमारा एमसीक्यूज भी साथ में सॉल्व होगा। इसी तरह देखें कि अगर हमारे पास वेक्टर्स दिए गए हों तो हम जानते हैं कि वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो अब ये एक मैंने 3 वेक्टर्स आप लोगों के सामने बनाए और तीनों के तीनों वेक्टर्स ए के हैं। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट्स बनाना चाहूँ तो किस तरह से बना सकता हूँ? देखें, अगर हमारे पास इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो थोड़ा इस सिचुएशन में हो, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो उसको हम ए का एक्स कंपोनेंट कहते हैं, और ये हो एक हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट। देखें इस सिचुएशन में ये दोनों, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे हमें ये रिजल्टेंट मिल रहा है, यानी इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। हम इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर ये इसका ए एक्स कंपोनेंट हो और ये इसका कौन सा हो जाए ए वाई कंपोनेंट, तो ये वाली सिचुएशन भी बन सकती है। अगर हम इसको यूं करें ए एक्स कंपोनेंट और ये ए वाई, यानी इसका मतलब क्या है, हम ए के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला, वेक्टर्स के भी और स्केलर्स के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। इसको हम इन्फिनाइट कहेंगे। अगर हम कहें कि हम जो बात कर रहे हैं अब किस तरह से हम उसको यहाँ पे एक और 2-3 टर्म्स हैं मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं, अगर वो आ जाए तो वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर बात की जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, मैं इसको एक दफा रीड कर देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स आर, कि अगर वो आपको मेंशन करे, स्पेसिफिक करे कि आपने सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करनी है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी उन्होंने एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने लास्ट में ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई है, इसमें देखो ए एक्स जो है वो ए वाई के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये वाली सिचुएशन भी बन सकती है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? यहाँ पे भी बच्चे जो है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो मैंने यहाँ पे अभी आपको मेंशन करके बताना, तो वो कैसे करेंगे। आपने एक चीज यहाँ पे नोट करनी है, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तादाद पूछ रहा हो मैक्सिमम, बट साथ में यहाँ पे सिर्फ वेक्टर का उसने नाम ऐड किया हो, वेक्टर लिखा हो, तो तब आपने फौरन से बच्चे यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 कंपोनेंट्स। लेकिन आपने 2 नहीं लगाना, आपने देखना है सिर्फ वेक्टर की बात हो रही है। अब वो जो वेक्टर है वो क्या पता स्पेस में है या क्या पता प्लेन में है। तो अगर वो प्लेन स्पेस में हुआ तो फिर उसके 3 कंपोनेंट्स बन रहे होंगे, तो इसलिए इसका ख्याल करना है आपने। 3 का ऑप्शन है वो टिक करना है, 2 का ऑप्शन टिक नहीं करना। 3 तक मैक्सिमम बन सकते हैं अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हो रही। देखिए इसी तरह अगर ये वाली सिचुएशन है तो तब हम जो है ना वो 2 लगाएंगे। यहाँ पे जो है इसका आंसर हमने 3 टिक करना है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेन वेक्टर, अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लेन की जगह स्पेस भी दे सकता था। अगर वो कहे कि प्लेन वेक्टर में बताओ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे आंसर 2 लगाना है, क्योंकि प्लेन वेक्टर के अंदर एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस जो है हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो 2 एक्सिस होंगे तो उसके कंपोनेंट्स भी 2 बनेंगे। तो ये इसका आंसर प्लेन वेक्टर्स का 2 लगाएंगे। प्रॉपर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसकी वेक्टर डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद जो है इसको सॉल्व भी करेंगे। तो देखें इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे कि इट इज कन्वीनिएंट टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन हमने शर्त क्या रखनी है, दोनों को परपेंडिकुलर रखना है, रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है मैंने अभी बताया वो 2 प्लेन में हम ले सकते हैं, या तो प्लेन में या स्पेस में। तो वो प्लेन वेक्टर्स भी हो सकता है, वो स्पेस वेक्टर भी हो सकता है। इसकी वेक्टर डायग्राम जरा देखें। जब हम एक वेक्टर लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर मैंने बना दिया यहाँ पे। अब इस ए वेक्टर को हम लोगों ने प्लेन में लिया है, ओके। जब प्लेन में लेंगे तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए हैं तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट भी बनेगा और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट बनेगा। देखें मैंने यहाँ पे
इस वेक्टर को जब मेंशन किया तो आप लोगों ने इस तरफ एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम इसको देखेंगे कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसका वो किसकी सीमत में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब ये वाला ए एक्स बन जाएगा और इसी तरह जब ये वाला हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो है वाई के डायरेक्शन में, तो ये वाला इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा। अब ओ एन जो है, ये जो लाइन है ओ एन, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल किसके है, एम पी के। तो देखो जब वो एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन यहाँ तक ए वाई होगा और यहाँ तक भी क्या होगा, ए वाई। ये दो इसके कंपोनेंट्स हैं, दो डायग्राम्स बन रही हैं, ट्राइंगल्स बन रही हैं दो, तो हम किसी भी एक को सॉल्व करने वाले हैं आज। तो इसलिए इसी तरह जो एन पी पॉइंट है हमारे सामने वो सेम इक्वल किसके है, ओ एम के। तो इसी तरह जो ये हमारे पास एक्सिस ए एक्स है तो ये भी क्या होगा, ए एक्स, दोनों हमारे पास में बराबर होगा। तो ये डायग्राम आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इसके बाद आपने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है, तो उसी की एक्सप्लेनेशन इसी डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर रही है वो आपकी बुक ने मेंशन किया हुआ है, 2-3 लाइनें वो आप लिख लेंगे। इसके बाद बेटा इसको रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, कि ए वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि हम एक वेक्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट्स में किस तरह से, हम उसका एक्स कंपोनेंट भी निकालेंगे उसका वाई कंपोनेंट भी निकालेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उस वेक्टर्स का एंगल या उस वेक्टर की डायरेक्शंस फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है वो भी फाइंड करेंगे। तो टोटल 4 चीजें हम लोगों ने मालूम करनी। तो सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इधर देखें, जब हमने स्केलर्स को ऐड किया था उसकी 2 पार्ट को हमने जमा किया था, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स को जमा किया। जब 2 कंपोनेंट्स ऐड किए जाएं तो हमें रिजल्टेंट मिलता है, वो रिजल्टेंट हमारा क्या था, 5। इसी तरह जब देखो ए एक्स और ए वाई को हम ऐड करें तो हमें ए वेक्टर मिलेगा। इसी सिचुएशन के मुताबिक हम अगर इधर देखें तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ओ एम पी, ये जो ट्राइंगल है ओ एम पी, इसको देखें तो हमें एडिशन कैसे करनी है और वो हमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा वो जरा देखें। देखो ओ एम को, ओ एम वाला वेक्टर, ये एक्स एक्सिस वाला वेक्टर, इसको अगर मैं ऐड करूं किसके साथ, एम पी वाले वेक्टर के साथ, तो हमें बदले में क्या मिलेगा, ओपी। नहीं समझ आई इस चीज की, मैं दोबारा से एक दफा बता रहा हूं, तो वो से देखिएगा कि अगर मैं एक्स कंपोनेंट्स के पॉइंट्स को वाई कंपोनेंट्स के पॉइंट, यानी दोनों कंपोनेंट्स हैं, ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। वो रिजल्टेंट क्या है, मेरा ए वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर है। तो ये तो मैंने पॉइंट्स का ऐड किया। अगर मैं इसी तरह सिमिलरली इनके वैल्यूज ऐड करूं तो ओपी जो है ना वो हमें शो कर रहा है ए वेक्टर, और जो ओ एम है वो शो कर रहा है ए एक्स, और पी एम जो है वो शो कर रहा है ए वाई। अच्छा, यहाँ तक जो है ना हम लोग अगर देखें तो हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस इक्वेशन में। वो क्या है कि ए के ऊपर देखो हमने एरो बनाया, ए एक्स के ऊपर एरो नहीं लगाया, ए वाई के ऊपर भी एरो नहीं लगाया। अगर आप एरो लगाएंगे, बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं एरोज लगाना, तो वो इक्वेशन हमारी गलत हो जाती है। हमने अब इसके ऊपर एरो लगाने, अगर एरो नहीं लगा रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हमने साथ डायरेक्शन भी बतानी। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम आई यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, वाई को शो करने के लिए हम जे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो साथ में अगर ये लगा देंगे आई और जे, तो तब भी आप लोगों की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है इसका जो रिजल्टेंट है, ये हम लोग माइंड में रखेंगे, ये आगे यूज भी होगा। और एक्स कंपोनेंट अब हम निकालते हैं। तो इस एक्स कंपोनेंट निकालने से और वाई कंपोनेंट निकालने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कौन सा जो एंगल है वो यूज करें, साइन थीटा यूज करें या कॉस थीटा। बच्चों का ये बड़ा इशू होता है, बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम साइन थीटा यूज करें या कॉस थीटा। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा इसको समझाने के लिए छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, इसको माइंड रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर हमारे पास ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल हम यूज भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे कि इस तरफ होता है कॉस थीटा, इस तरफ होता है साइन थीटा। इस सिचुएशन से ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी। और इस तरफ होता है टेन थीटा। ये हम माइंड में रखने के लिए कि जब हम निकालना चाहें तो किस तरह इसको माइंड में रखेंगे। अब कॉस थीटा कब यूज किया जाता है, जब हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट निकालना हो, यानी एक्स कंपोनेंट अगर वहां पे ए एक्स है तो मैंने ए एक्स निकालना है, तो मैंने एक्स कंपोनेंट निकालना है तो मैं उसके ऑपोजिट वाला जो कंपोनेंट होगा साइन के ऑपोजिट कॉस, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है तो वहां पे मैं यूज कौन सा करूंगा, कॉस थीटा। और अगर मुझे वाई कंपोनेंट निकालना है
तो मैं यूज करूंगा साइन थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा जो है ना वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है तो बेस हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अगर मैं साइन थीटा देखूं तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आसानी के साथ निकाला जा सकता है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। हम एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम कौन सा एंगल यूज करेंगे? कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखोगे कि जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब बेस देखिए किस पॉइंट को शो कर रहा है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस शो कर रहा है ओ एम पॉइंट्स को, ये ओ एम पॉइंट्स आ गए, और हाइपोटेन्यूज कौन सा पॉइंट शो कर रहा है? ओपी। अब वैल्यूज पुट करें तो कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ? ओ एम ए एक्स के बराबर है, और ओ पी ए वेक्टर के बराबर है। तो सिमिलरली हम लोग यहां से ए एक्स निकाल सकते हैं। तो ये ए वेक्टर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया? ए का एक्स कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला। इसी तरह सेम हम लोग वाई कंपोनेंट निकालेंगे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया हम लोग कौन सा एंगल यूज करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा की प्रॉपर्टी बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में कौन से पॉइंट्स हैं? ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, इसमें पॉइंट्स है एमपी ओवर ओपी। तो अब इसको कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, जो कौन कौन से वेक्टर्स शो कर रहे हैं वो देखें। एमपी जो है वो ए वाई वेक्टर शो कर रहा है और उसको ए वेक्टर शो कर रहा है। तो यहाँ से हम आसानी के साथ जो है वो ए कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई वेक्टर, और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, साथ में आ जाएगा साइन थीटा। तो ये ए का वाई कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से ए का वाई कंपोनेंट निकालते हैं। इसके बाद बेटा लास्ट में हम लोग रिजल्टेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स, पहले हम लोगों ने कंपोनेंट्स की मदद से हमने सॉल्व किया, अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे कहाँ से? कंपोनेंट्स की मदद से। तो हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में एंगल। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने से के लिए आपने माइंड में रखना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मतलब फिथागोरस जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये वो ट्राइंगल कौन सी है जिसको सॉल्व कर रहे हैं? ओ एम पी। तो ट्राइंगल लिखें यहाँ पे, ट्राइंगल है ओ एम पी, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जो हमने यूज करना है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज पे कौन से पॉइंट्स हैं? ओपी, ओपी का स्क्वायर, इसी तरह ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। तो वैल्यूज ऐड करें, जो ओपी है वो हमें शो कर रहा है ए वेक्टर, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह ये ए एक्स का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? ए वाई का स्क्वायर। इस तरफ हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ जब अंडर रूट लेंगे, इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ए किसके बराबर होगा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये रिजल्टेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला आ गया, जिसके साथ हम उसी वेक्टर गिवन वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन इसके लिए कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, अगर इन दोनों में से कोई एक माइनस में है, एक नेगेटिव वैल्यू में है, तो क्या हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है? तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये नेगेटिव, चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर नेगेटिव को कैंसिल कर देता है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। जब पॉजिटिव होंगे ऐड करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इससे हमें क्या पता चला? कभी भी कंपोनेंट्स नेगेटिव हों तो उसका जो ओरिजिनल वेक्टर होता है वो नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, एट द एंड हम लोग एंगल निकालेंगे फ्रॉम रिजल्टेंट
किस तरह से जो है ना एंगल मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन किस तरह से मालूम कर सकते हैं, जो एक्स से वाई की सिमत में एंटी क्लॉकवाइज ये जो हमारा एंगल होता है, तो ये किस तरह से निकालेंगे। तो हमारा अब लास्ट में बच गया, देखो कॉस भी हमने यूज़ कर लिया, साइन भी यूज़ कर लिया, टेन थीटा बच गया जो हम मेन जो है डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो टेन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये याद रखेंगे। तो परपेंडिकुलर को कौन से शो कर रहे हैं पॉइंट्स, एम पी, और बेस को कौन शो कर रहे हैं, ओ एम। तो इसी तरह टेन थीटा बराबर हुआ एम पी वाले पॉइंट से हैं ए वाई कंपोनेंट है और ये वाला ए एक्स कंपोनेंट है। तो हम थीटा निकालना चाह रहे हैं, टेन को उधर ले जाएंगे, तो थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स उधर जाके, तो ये हो जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये हमारे पास एंगल फाइंड करने का एक फार्मूला आ गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने रिजॉल्व भी कर लिया वेक्टर्स को, और उसके सारे के सारे हमने पार्ट्स फाइंड कर लिया, एक्स भी वाई भी और मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, और हमने कंपोनेंट्स को भी डिटेल से डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।